प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भीमबेटका की गुफाओं पर। कुछ धार्मिक विद्वानों और रिसर्चरों का दावा है कि भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में शिव, गणेश, त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह बने हैं। धार्मिक विद्वानों और रिसर्चरों के दावों में कितनी सच्चाई है, आइए उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने 3 पुस्तकों से ली है। वो तीनों आपके सामने हैं। इन पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई है और सभी तथ्यों पर अच्छे से चर्चा की गई है। आप भीमबेटका के बारे में जो जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हो वो सारी जानकारी आपको इन तीनों पुस्तकों में मिल जाएगी। प्रमुख तथ्यों के अंदर मैं बात करने वाला हूं भीमबेटका की गुफाओं के परिचय पर, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की इस पर, और भीमबेटका की गुफाओं का नामकरण कैसे हुआ इस तथ्य की चर्चा भी मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। इतिहास क्या है इस तथ्य पर भी बात करने वाला हूं और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं इस तथ्य पर भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं के परिचय की। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत की तराई में कठोर बलुआ पत्थर की ऊंची चट्टानों के बीच स्थित हैं। इन गुफाओं का फैलाव लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा तथा 7 पहाड़ियों पर ये फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय मानी जाती हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ऐतिहासिक युग से पूर्व का युग, उसको कहा जाता है। यहाँ पर आदिम मानव की सबसे प्राचीन बस्तियां थीं, क्योंकि यहाँ से हाथ कुल्हाड़े जैसे पत्थर के औजार मिले हैं। कई गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। भीमबेटका की गुफाएं पत्थर युग के शिकारी मानवों से लेकर ऐतिहासिक युग के मानव विकास की लंबी कहानी को एक ही स्थान पर दिखाती हैं। भीमबेटका के संबंध में आप लोगों ने बहुत सी जानकारी पहले भी पढ़ी होगी और इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। जो विद्वान जिस पृष्ठभूमि से होता है वो इन गुफाओं को अपनी ही पृष्ठभूमि में ले जाने का प्रयास करता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, तब आपको विस्तार से बता दूंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था परिचय और अब बात करते हैं कि इन गुफाओं की खोज किसने की थी। 1888 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था विलियम किनकेड। उन्होंने अपने लेख में पहली बार भीमबेटका की गुफाओं का उल्लेख किया था। उस समय उन्होंने आदिवासियों से इन गुफाओं के संबंध में कहानियां सुनी थी और उन्हीं कहानियों के आधार पर विलियम किनकेड ने इन गुफाओं को बौद्ध स्थल घोषित कर दिया था, क्योंकि आदिवासियों ने उन्हें ये बताया था कि ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं की हैं, वही यहाँ पर रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं। इस तरह की जानकारी विलियम किनकेड को दी। विलियम किनकेड ने क्या किया कि यही जानकारी को अपने लेख में शामिल किया। उस समय तक भीमबेटका की गुफाओं के संबंध में किसी को जानकारी ही नहीं थी और ना ही कोई प्रागैतिहासिक महत्व को समझता था। इसीलिए उस समय विलियम किनकेड के द्वारा दी गई जानकारी को महत्व नहीं दिया गया। ये अंग्रेजों के समय की बात कर रहा हूं। 1950 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ट्रेन से भोपाल जा रहे थे। उस समय उन्होंने पहली बार चट्टानों पर गुफाएं देखी। 1957 में वे इस क्षेत्र में आए और स्थानीय जो आदिवासी थे उन्हें बुलाया और उनकी मदद से वो जैसे तैसे गुफाओं तक पहुंचे। 1960 से 1970 के दशक में यहाँ पर विस्तृत रूप से सर्वे हुआ और खुदाई भी की गई। तब जाकर भीमबेटका की वास्तविकता लोगों को पता चली। उससे पहले लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी। 1990 में भारत सरकार ने भीमबेटका की गुफाओं को रक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया और इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संभाली गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि 1960 से 1970 के दशक में खुदाई भी हुई और सर्वे भी किया गया। इसके बाद 1990 में भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 20 साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी 1990 में एएसआई को दी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि खोज किसने की, कब की और क्यों की, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं का नामकरण कैसे हुआ। भीमबेटका ये नाम किसने दिया और कहां से ये आया, उस पर बात करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के भीम वनवास के दौरान यहाँ पर आकर ठहरे थे। उन्होंने यहीं पर लोगों से मुलाकात की और पहाड़ी पर वो एक देवी की पूजा किया करते थे। इसी स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार इस स्थान का नाम भीमबेटका अर्थात भीम के बैठने का स्थान पड़ा। ये एक लोक मान्यता है, इतिहास नहीं है। लोक मान्यता और इतिहास में बहुत फर्क होता है। लोक मान्यताएं जनश्रुतियों पर आधारित होती हैं, जबकि इतिहास तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होता है। तो इसीलिए ये एक लोक मान्यता है, इतिहास नहीं है कि भीमबेटका की गुफाओं का नाम भीम के आधार पर पड़ा। ये सिर्फ एक मान्यता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह गुफाएं महाभारत से हजारों वर्ष प्राचीन हैं। वो इन गुफाओं का संबंध महाभारत और भीम से नहीं मानते हैं। भारत की इन प्राचीन गुफाओं को प्राग ऐतिहासिक काल का माना जाता है और उस समय महाभारत जैसी घटना संभव नहीं है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि लोक मान्यता और इतिहास में बहुत फर्क होता है और आजकल भी हमारे यहाँ के लोग लोक मान्यताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि इतिहास पर वो आज भी कम विश्वास करते हैं, क्योंकि लोक मान्यताएं एक कहानियों के रूप में होती हैं। उनमें चटपटा मसाला होता है तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और इतिहास वो कड़वा सच होता है कि जिसे विद्वान वर्ग भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भीमबेटका की गुफाओं का जो नामकरण है वो एक लोक मान्यता के आधार पर हुआ है, इतिहास के आधार पर नहीं हुआ है, और वही नाम आज तक जारी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं के इतिहास पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भीमबेटका में कुल 700 से भी अधिक गुफाएं हैं। कुछ जगहों पर 750 से भी ज्यादा लिखा है, जिसमें 400 गुफाएं ऐसी हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं, और आम जनता के लिए केवल 15 गुफाएं ही खुली हैं। 400 में से केवल 15 गुफाएं खुली हैं, बाकी सब बंद करके रखी हैं। उन गुफाओं में किसके चित्र हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्हें आम जनता के लिए खोला ही नहीं गया है। और इन 15 गुफाओं में सभागार जो गुफा है वो सबसे बड़ी है, और दूसरी गुफा जू शेल्टर है, और इस गुफा में 250 से अधिक पशुओं की आकृतियां बनी हैं, जिसमें हिरण, हाथी, जंगली सुअर, बंदर, मोर, सांप आदि की आकृतियां प्रमुख हैं। और इन्हीं पशुओं की आकृतियों के कारण इस गुफा को जू शेल्टर नाम दिया गया है। बोर रॉक चट्टान यहाँ की प्रसिद्ध चट्टान है, जिस पर विशाल जंगली सुअर की आकृति बनी है। उसे दौड़ता हुआ दिखाया गया है। जंगली सुअर के सामने एक छोटी सी मानव आकृति भी बनी है। इस चित्र का आकार बड़ा होने के कारण ही इस चट्टान को बोर रॉक अर्थात जंगली सुअर वाली चट्टान नाम दिया गया है। भीमबेटका की गुफाएं भारत में मानव की उपस्थिति का प्राचीन वर्णन करती हैं। यहाँ पर हुई खुदाई में हथ कुल्हाड़ी, खुरचनी, नुकीले पत्थरों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी अधिक प्राचीन है। हड़प्पा सभ्यता को 1500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता माना जाता है, लेकिन भीमबेटका में कुछ चित्र ऐसे हैं जो 10,000 ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वान तो उन्हें 40,000 ईसा पूर्व का मानते हैं, और कुछ विद्वान तो 1,00,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। हालांकि इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इसका उल्लेख इतिहास में आपको मिल जाएगा। तो भीमबेटका की गुफाएं भारत की सभ्यता और संस्कृति में अपना अलग ही महत्व रखती हैं। बाद में यहाँ ताम्रपाषाण काल और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं।
आपको ये ध्यान देना है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भी यहाँ प्रमाण हैं, तो सारे प्रमाणों को आप 10,000 ईसा पूर्व में नहीं ले जा सकते। यहाँ पर मानव बस्तियों का क्रम प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर दूसरी सदी ईसा पूर्व तक निरंतर दिखाई देता है। अर्थात जब हमारे यहाँ ग्रीक लोग आए, विदेशी आक्रमणकारी आए थे, तब तक यहाँ पर मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ चित्र तो ऐसे हैं जो 7वीं 8वीं सदी के हैं, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। भीमबेटका की गुफाओं में भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार सबसे पुराने चित्र लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि कुछ विद्वान 40,000 ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है। और कुछ तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, 1 लाख ईसा पूर्व, कुछ लोग 6 लाख ईसा पूर्व का भी बताते हैं, लेकिन इन मतों को स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों को 7 कालों में विभाजित किया है। प्रथम काल को ऊपरी पुरापाषाण काल माना है, जिसके अंतर्गत हरे और गहरे लाल रंग में रेखीय पतली आकृतियां हाथी, गेंडा, जंगली सुअर आदि की हैं। द्वितीय काल को मध्य पाषाण काल माना गया है, जिसके अंतर्गत छोटी आकृतियां, शिकार के दृश्य, तीर कमान, भाले, सामूहिक नृत्य के चित्र शामिल हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे जो पुराने चित्र हैं वो इतने स्पष्ट नहीं हैं, और मध्य पाषाण काल के जो चित्र हैं उनमें क्या दिखाया गया है, शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, तीर कमान, भाले और सामूहिक नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। किसी धर्म के प्रतीक नहीं दिखाए गए हैं। ये मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। तृतीय काल को ताम्र पाषाण काल माना गया है, जिसके अंतर्गत गांव, कृषि, हथियार, घोड़े आदि के संकेत स्पष्ट हैं, और इस समय भी किसी धर्म के प्रतीक चिन्हों को वहां पे नहीं दिखाया गया है। चौथे से 7वें काल को प्रारंभिक ऐतिहासिक से मध्य ऐतिहासिक काल माना गया है। ज्यामितीय आकृतियां, लेखन जैसे चिन्हों के स्पष्ट संकेत हैं, लेकिन ये घटनाएं कब की हैं? प्रारंभिक ऐतिहासिक से लेकर मध्य ऐतिहासिक काल की। लोगों के अंदर यही तो भ्रम हो जाता है। भीमबेटका की गुफाओं में कुछ चित्र बहुत प्राचीन हैं, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, कुछ चित्र दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, कुछ 7वीं 8वीं सदी के हैं। अब जो चित्र 7वीं 8वीं सदी के हैं, लोग उन्हें भी 10,000 ईसा पूर्व का बता देते हैं। भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में लाल रंग, सफेद रंग, हरे रंग और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की गुफाओं के अंदर कई चित्र ऐसे भी हैं जो अलग अलग काल के हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुछ चित्र दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, भीमबेटका की गुफाओं में कुछ चित्र 10,000 ईसा पूर्व के हैं और कुछ चित्र दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, और इतिहास की दृष्टि से हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, वरना आजकल विद्वान वर्ग क्या कर रहा है, मैं सारे विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ विशेष विद्वान 7वीं 8वीं सदी के चित्र हैं उन्हें 10,000 ईसा पूर्व का बता के प्रचारित कर देते हैं, जो कि गलत है। आगे लिखा है, भीमबेटका की गुफाओं के आसपास 25 से भी ज्यादा आदिवासियों के गांव हैं, जो आज भी इस स्थल को अपनी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। अंग्रेजी काल में भीमबेटका की गुफाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कुछ जानकारी विलियम किनकेड जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने अपने शोध पत्र में जरूर दी थी, लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आजादी के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। 1970 तक स्पष्ट रूप से ये गुफाएं लोगों के सामने आ गई थी, लेकिन भारत सरकार ने 1990 में इन गुफाओं को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दी थी। भीमबेटका की गुफाएं भारत की अति प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बयां करती हैं। वो किसी धर्म का इतिहास नहीं बताती हैं, लेकिन धार्मिक लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि किसी भी चीज को अपना बता दो, और जब बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज को अपना बताओगे तो वहां पे प्रश्न खड़े होंगे, और जब प्रश्न खड़े होंगे तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा, और आपके पास उत्तर होगा नहीं तो फिर वह
विवाद का विषय बन जाता है। तो उम्मीद है आपको भीमबेटका की गुफाओं का इतिहास समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं भीमबेटका की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारतीय इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक विद्वान इन गुफाओं को अपने धर्म से जोड़ता है। परंतु भीमबेटका की गुफाएं और उनके अंदर के चित्र किसी एक समय की नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये 10,000 ईसा पूर्व के भी हैं, दूसरी सदी ईस्वी के भी हैं, वो किसी एक समय के नहीं हैं। और कुछ 700 ईसा पूर्व के भी हैं, 800 ईसा पूर्व के भी हैं। 10,000 वर्ष पहले भारत भूमि पर कोई भी धर्म अपनी उपस्थिति नहीं रखता था। हालांकि धार्मिक लोगों के अनुसार ये मत स्वीकार नहीं है, वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये पृथ्वी बनने से पहले धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। बाद में धार्मिक लोगों ने पृथ्वी को बनाया, इस तरह की उनके अंदर मान्यता है। लेकिन ये एक धार्मिक मान्यता है, सच नहीं है। 1888 में अंग्रेज अधिकारी विलियम किनकेड ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि यह स्थल बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। विलियम किनकेड को यह जानकारी वहां रहने वाले आदिवासियों ने दी थी। विलियम किनकेड के द्वारा दी गई जानकारी आदिवासियों की मान्यताओं पर आधारित है। भीमबेटका की जो गुफाएं अभी आम जनता के लिए खुली हैं, उन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी चित्र या आकृति नहीं है। तो इसीलिए विलियम किनकेड के मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात भीमबेटका की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ जाता है कि विलियम किनकेड ने ये बात क्यों कही थी। विलियम किनकेड ने ये बात वहां रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं के आधार पर कही थी। आदिवासियों ने उन्हें बताया था कि इन गुफाओं में बहुत समय पहले बौद्ध भिक्षु रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं। और इसी जानकारी को विलियम किनकेड ने अपने शोध पत्र में लिख दिया था। और यही कारण है कि इन गुफाओं पर अंग्रेजों के समय में और देश आजाद होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। इस बात की संभावना कम है कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध आज के किसी धर्म से है। कुछ विद्वानों और रिसर्चरों का दावा है कि गुफाओं पर शिव, गणेश, त्रिशूल, स्वास्तिक के चित्र हैं। यह दावा भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिन चित्रों को गणेश बताया जाता है उसमें केवल हाथी के सिर की आकृति और कुछ चित्रों में हाथी की आकृति है। केवल हाथी की आकृति को देखकर विद्वानों और रिसर्चरों का दावा ठीक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हाथी की आकृतियां एक पशु को प्रदर्शित करती हैं, ना कि गणेश जी को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मान लो अगर कोई प्राचीन गुफा आपको मिल गई और उसमें कुछ हाथी के चित्र बने हुए हैं, अन्य जानवरों के भी चित्र हैं, तो हाथी के चित्र को देखकर आप ये नहीं कह सकते ये गणेश जी बने हुए हैं। वहां पर जो हाथी दिखाई दे रहे हैं वो केवल पशु मात्र की दृष्टि से वहां दिखाए गए हैं, किसी धार्मिक प्रतीक के तौर पर उन्हें वहां पे नहीं दिखाया गया है। आजकल कुछ विद्वान और कुछ रिसर्चर हैं जो विशेष पृष्ठभूमि से अपना संबंध रखते हैं, वो इस तरह के तर्क देते हैं। और यही हमारे इतिहास में हुआ है। इतिहासकार जिस धर्म को मानता है वो उसी धर्म की तरफ उस सभ्यता और संस्कृति को खींचने का और जोड़ने का प्रयास करता है, जबकि इतिहासकार को, विद्वान को और रिसर्चर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। उनका झुकाव किसी भी धर्म की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे आंख बंद करके उसे धर्म से जोड़ दो। यही रिसर्चर कर रहे हैं, यही विद्वान वर्ग कर रहा है और यही इतिहासकार कर रहे हैं। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। 10% लोग अभी भी हैं जो सही से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन 10% लोगों को कोई महत्व नहीं देता है। इसीलिए यह दावा भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि वहां अगर हाथी की आकृतियां बनी हैं तो उन्हें हम गणेश जी मान के उनका संबंध वैदिक धर्म से बता दें। भीमबेटका की गुफाएं किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि गुफाओं के प्राचीन चित्रों में कोई धार्मिक प्रतीक दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि कुछ चित्र दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं चित्रों को दिखाकर भ्रम फैलाया जाता है लोगों के अंदर। और ऐसा कार्य कौन कर रहा है? आजकल के धार्मिक विद्वान और कुछ विशेष रिसर्चर। भीमबेटका की गुफाओं के चित्र देखकर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यह चित्र किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन धार्मिक लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है कि किसी भी प्राचीन सभ्यता या संस्कृति को वो अपने धर्म से जोड़कर प्रचारित कर दें। ये
कार्य धर्म के हिसाब से तो सही हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये कार्य निंदनीय है। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि भीमबेटका की गुफाओं का संबंध और उसमें जो चित्र हैं, आम जनता के लिए जो 15 गुफाएं खोली गई हैं, उन गुफाओं में जो चित्र हैं वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। 700 से ज्यादा गुफाएं वहां मौजूद हैं और 400 गुफाएं ऐसी हैं जिनमें चित्र मौजूद हैं, लेकिन जनता के लिए केवल 15 गुफाएं ही खोली हैं सरकार ने। बाकी गुफाओं में किसके चित्र हैं इसकी जानकारी ना मेरे पास है ना आपके पास है। बाकी गुफाओं में हो सकता है किसी धर्म विशेष के चित्र हों। अब ये जानकारी तभी पता चल सकती है जब उन गुफाओं को पब्लिक के लिए खोला जाए, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके संबंध में ये तर्क दिया जाता है कि अगर सारी गुफाएं खोल दी तो जो देखने वाले लोग आएंगे वो वहां गुम हो जाएंगे, ये तर्क दिया जाता है। सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से इनको बंद रखा गया है, इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि सारी गुफाओं को खोल देना चाहिए, उनमें किसके चित्र बने हुए हैं लोगों को दिखाना चाहिए। ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और जब तक लोगों को अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति की जानकारी नहीं होगी वो उसे महत्व नहीं देंगे। तो अंत में मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूं कि भीमबेटका की गुफाएं किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये तो थी जानकारी भीमबेटका की गुफाओं के संबंध में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।